लोकसभा इलेक्शंस की 543 सीटों की जंग अगर अगर गौर से देखा जाए तो दिल्ली के तख्त तक पहुंचने की जंग होती है। चाहे तमिलनाडु की सीटें हों, कर्नाटक की हो, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब की हो, जंग सारी दिल्ली पहुंचने की होती है। लेकिन ऐसे में हम खुद दिल्ली की 7 सीटें कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, लोकसभा में दिल्ली की 7 सीटें कहाँ जा रही हैं, किसकी झोली में गिरने जा रही हैं, कौन यहां से जीतने जा रहा है। आज दिल्ली की हम इन 7 सीटों पर बात करने जा रहे हैं जो जो अगले फेज में यानी 25 मई को जिन पर इलेक्शन होने वाले हैं। तो चाय टाइम पॉलिटिक्स में आप सब व्यूअर्स को वार्म वेलकम, खुशामदीद मेरे और हुसैन जावेद अफरोज की जानिब से। उम्मीद करते हैं कि आप हमें हमारी वीडियो जिस तरह पसंद कर रहे हैं, इस तरह इसको हम उम्मीद रख रहे हैं आपसे कि आप सब्सक्राइब भी करें, आप शेयर भी करें। तो अब मजीद जो है वो टाइम जाया किए बगैर राजधानी दिल्ली का हम जिक्र करते हैं हुसैन भाई से। जी हुसैन भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से? उमर भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले आपको मेरी ओर से और तमाम हमारे सुनने वालों चाहने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत आदाब। आपने सही कहा सर, दिल्ली और दिल्ली जिसके पास है उसके पास हमेशा हिंदुस्तान रहा, ये हमें तारीख बताती है। और देखते हैं कि अब हालिया 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों में होने जा रहे हैं, किसके लिए हम कह सकते हैं कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, और किसके लिए हम कह सकते हैं कि अब दिल्ली दूर नहीं। तो दिल्ली का खेल है सर, आपको पता है, चांदनी चौक से नई दिल्ली, नई दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट, उसका वेस्टर्न हिस्सा, उसका ईस्टर्न हिस्सा, उसका सदर्न हिस्सा, दिल्ली तो यही। और आप तो जानते हैं सर, आप तो दिल्ली के दर्शन बहुत पहले कर चुके हैं। हाँ जी, दिल्ली रही बात है, सब कॉन्टिनेंट ही नहीं बल्कि साउथ एशिया का एक हिस्टोरिकल, एक जिस तरह की इसकी अहमियत है, इसकी कल्चर की, सिविलाइजेशन की, वो उसका जो इम्पैक्ट है वो जारी बात है बहुत जबरदस्त है। तो यही वजह है कि 7 सीटों पे हुसैन भाई आप भी जानते हैं कि होता यह है कि वही पार्टी जीतती है जिसकी सरकार बननी हो दिल्ली में, एक अक्सरियत वही हासिल करती है 7 सीटों में से। तो अभी भी मैं जो हम अपनी बात शुरू करने से पहले सिर्फ 15-20 सेकंड में मैं तेजी से ब्रीफ कर दूं कि 2019 में दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। 2014 में भी बीजेपी कामयाब रही थी 7 की 7 सीटों पे। 2009 में कांग्रेस पार्टी ने पूरा एक तरफा फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ दिल्ली गिरी 7 सीटों पर। 2004 में 6-1 की बात थी, 6 कांग्रेस और 1 बीजेपी। और उससे पहले 99 में बीजेपी ने स्वीप कर दिया, 98 में बीजेपी 6 कांग्रेस 1, और उससे पहले हम जाते जाएंगे तो जारी बात है। यानी 89 के बाद यहाँ पर बीजेपी जो है एक फैसला कुन पोजीशन पर आ गई थी। 84 में स्वीप था, लेकिन 89 वो इरा था जब बीजेपी ने अपने आप को दिखाया भाई हम भी कोई पार्टी है जिसने दिल्ली में अपने खाते खोलने शुरू किए। तो अब हुसैन भाई, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो है हर किसी के ज़हन में है जो दिल्ली और इंडिया की पॉलिटिक्स को समझता है, इस मर्तबा आप पार्टी और कांग्रेस का जोड़ है, अकट है। हम जानते हैं 2019 और 14 में ये अलग लड़े थे, यानी 3 वे फाइट थी। अब इस मर्तबा जो है वो 4 सीटों पर आप और 3 पर कांग्रेस, इनका आपस में इत्तेहाद हुआ है, अलायंस हुआ है। मैंने जो अपना गैदर किया है रिसर्च का, डेटा वगैरह का, मैं वो रखता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे मैं सवाल करूंगा, क्या आप देख रहे हैं कि इस जो आप और कांग्रेस का आपस का अलायंस है, इंडिया अलायंस, इसमें दिल्ली में इम्पैक्ट होगा? 7 सीटों में से होगा तो कितनी सीटों पर होगा आपके ख्याल से? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है उमर भाई ये। और जिस तरह आपने दिल्ली की हिस्ट्री बताई है कि जो पार्टी इक़्तिदार में होती है, दिल्ली ज्यादातर सपोर्ट उसको करता है। जब लोकसभा इलेक्शन की बात होती है, विधानसभा में सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। हम सब जानते हैं कि पिछले 10 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने वहाँ क्या मतलब धूम मचाई है, वो हम सबको पता ही है। अच्छा, अभी ये जो इत्तेहाद हुआ है, इत्तेहाद अपनी जगह मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इत्तेहाद है बीजेपी के खिलाफ। अगर हम 7 सीटों के हवाले से देखें, मेरा ज़ाती ख़्याल है सर कि अभी भी बीजेपी 7 में से, मतलब 2019 तो शायद नहीं होगा कि वो स्वीप कर जाए, लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल है कि कम से कम भी बीजेपी शायद इस इत्तेहाद के सामने कम से कम 3 सीटें तो खो सकती अच्छा, 3 सीटें ही नहीं आपके ख्याल से खो सकती है। और बीजेपी? 4 जी, 4 सीटें जो मुझे लगता है कि मिनिमम 4 सीटें
बीजेपी के पास जाएंगी, क्योंकि अभी भी उनके पास ऐसे यहाँ पे उम्मीदवार हैं और उनकी हवा चल रही है। अगर आप देखें ना, तो 2019 में कमोबेश हर हल्के के अंदर बीजेपी का जो वोट शेयर था वो तकरीबन तकरीबन 55% से ऊपर था, 60% तक भी था। इसका मतलब है कि बीजेपी ने अपने दम पे एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 2019 में हर हल्के में तकरीबन 57-58% वोट हासिल किया। अब देखना है कि इस दफा वो कितना उस चीज को मेंटेन कर पाता है। अच्छा हुसैन भाई, आपकी बात को मैं अगर करार दूं कि आप थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हवाले से देख रहे हैं इंडिया अलायंस को, क्योंकि 2019 में जैसा आपने खुद कह भी दिया परसेंटेज बताकर, आप पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के वोट हम प्लस भी कर लेना, फिर भी बीजेपी का मार्जिन ज्यादा था, फिर भी बीजेपी के उम्मीदवार का जो मार्जिन था वो ज्यादा था। आपकी बार बीजेपी ने एक टेक्निक लड़ाई है, उसने कहा है कि इनकम्बेंसी फैक्टर, जारी बात है हर जगह होता है यार, कि इस एमपी ने क्या किया इतने साल। उन्होंने 7 में से 6 तो ऐसे चेहरे उतारे जो 2019 में नहीं थे। पहली गेम तो जी जी। बीजेपी ने खेला। और तेजी के साथ हम कर लेते हैं। सर आप बड़ा नंबर दे रहे हैं, 7 में से 3, ये व्यूअर्स भी हमारे देख रहे हैं कि हुसैन जावेद भाई 7 में से 3 इंडिया अलायंस को दे रहे हैं। तो अब जरा हमें अपने साबित भी करना है, क्योंकि मैं आपके सामने दूसरी सूरत हाल पेश कर रहा हूँ जो न्यूट्रल जरा है। अब चांदनी चौक की सीट है, यहाँ पर प्रवीण खंडेवाल हैं बीजेपी के और जयप्रकाश अग्रवाल है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब एक अग्रवाल कांग्रेस के ऐसे रहनुमा है कि जिन पर किसी को इतराज नहीं था, यहाँ पर कांग्रेस फुल्ली इनकी सपोर्ट कर रही है, आपका भी इम्कान है। लेकिन चांदनी चौक के बारे में कहा जा रहा है कि जो मुसलमानों के ऐसे इलाके हैं जहां मुसलमान 30-40% है, अगर तो वो कुल्ली तौर पर निकल आए, यकमुश्त होकर उन्होंने वोट दे दिया कांग्रेस कांग्रेस के लिए, फिर शायद शायद चांदनी चौक में एक फाइट हो। लेकिन ये ऐसी सीट नहीं है कि जो जयप्रकाश अग्रवाल की झोली में गिर सकती। चांदनी चौक जैसी सीट जहां आप जानते हैं बड़े हिस्टोरिकली मुसलमान और सारा इस तरह करके, इसको भी कहा जा रहा है कि मुसलमान आ भी गए तो फाइट होएगी, ऐसा नहीं होएगा कि। अच्छा, फाइट होगी सर, लेकिन चांदनी चौक की जो आपने भी बात की ना, तो मैं थोड़ा सा चांदनी चौक को स्टडी कर रहा था कि 13% यहाँ पर एक मुतहरिक मुस्लिम वोट बैंक है जो बड़ी अहमियत रखता है। मुठिया महल और बल्ली मारू के इलाके हैं जो कि हिस्टोरिकली मुस्लिम इलाके रहे हैं, और इसके अलावा चांदनी चौक इटसेल्फ एक कारोबारी जगह है, और यहाँ पर भी आपको मुस्लिम जो बिजनेसमैन है वो आपको यहाँ पे काफी अहम दिखाई देते हैं। तो सर मुकाबला सख्त होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि चांदनी चौक की सीट पे बीजेपी की तरह, पिछली बार की तरह, जो कहते हैं ना कि एक आसान चुनाव नहीं है, फाइट होगी। और सबसे बड़ा जो फायदा है ना, एक तो मुस्लिम वोट का फायदा हो रहा है यहाँ पे अग्रवाल साहब को। दूसरा फायदा ये हो रहा है कि खंडेवाल जो कि बीजेपी के उम्मीदवार है, इससे पहले जिन्होंने इलेक्शन जीता था चांदनी चौक से, सर वो थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक जीते हुए थे, उनकी इस हल्के पे पकड़ भी थी। उनको जो चेंज किया गया ना खुद बीजेपी के अपने हल्कों के अंदर, इस मतलब ना थोड़ी सी बेइत्मीनानी है कि उनको चेंज करना बनता नहीं था। तो शायद ये दो चीजें अगर अग्रवाल साहब जोर लगाए तो इसको कैश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, फाइट होगी। इतनी आसानी से ये ना बीजेपी के पास जाएगी और ना ही उतनी आसानी से ये कांग्रेस के पास जाएगी। अच्छा, चूंकि अब हमने जारी बात है हर सीट का तेजी से ओवरव्यू करना है व्यूअर्स के लिए। चांदनी चौक पर आपका तस्दीक आ गया। अगली सीट नॉर्थ ईस्ट की मैं बात करूं, यहाँ हुसैन भाई बहुत दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ मनोज तिवारी है बीजेपी के, आप जानते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो आप जानते हैं कि मैं बहुत पर्सनली इस यंग लीडर को बहुत लाइक करता हूं, क्योंकि इनका रुझान लेफ्ट की तरफ रहा है। इनका बैकग्राउंड जो है वो आप जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ रहा है। आप कांग्रेस में है, कांग्रेस में आकर भी लेफ्ट की विचार की बात करते हैं। कन्हैया लाल, ठीक है जी, पूरे इंडिया में इन्होंने फेम पाई। तो ये नॉर्थ ईस्ट में मनोज तिवारी और कन्हैया लाल, इस सीट पर जो मेरा डेटा आकलन, जो मेरा रिसर्च कहती है, जो मैंने गदर की है, वो ये कि ये कन्हैया लाल को अगर सारे मुस्लिम वोट मिल भी गए ना, सारे मुस्लिम वोट, मुसलमान वोट, फिर भी मनोज तिवारी के साथ फाइट होनी है। यानी मैं बड़ा हैरान हूं, आज मैंने रिसर्च किया दिल्ली पर, खास तौर पर प्रोग्राम जो किया गया न्यूट्रल हुकूमत तरफ से, वो भी कन्हैया लाल के लिए भी कोई इजी वॉक नहीं करार दे रहे नॉर्थ ईस्ट की सीट को। अब इस पर आप अपना तजिया रखें। देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा। कन्हैया बेशक पॉपुलर रहे हैं और युवा के अंदर उनकी फॉलोइंग भी है, और कांग्रेस ने बड़ा कमाल का कार्ड खेला है कि उनको यहाँ पे टिकट देके उनको यहाँ पे लाए हैं। दिल्ली की सीट पे वो डिजर्व भी करते थे।
लेकिन सर तिवारी साहब भी जो है ना वो 2014-2019 में जीत चुके हैं और वाहिद उम्मीदवार है शायद जिनको बीजेपी ने बदला नहीं, और भोजपुरी है, ये आप भी जानते हैं, वो सिर्फ एक बीजेपी के उम्मीदवार नहीं, वो भोजपुरी सिनेमा के बहुत बड़े हीरो रहे हैं। और जो बिहारी वोट है इस हल्के में, वो भी इस हल्के में बहुत ज्यादा मौजूद है, जिसका सीधा सीधा लाभ जो है ना वो आधा तिवारी जी को मिल सकता है, आधा कन्हैया को मिल सकता है। तो ये यहाँ पे फाइट है। हाँ, एक फैक्टर है सर, एक फैक्टर है कि यहाँ पे मैं देख रहा था 16% दलित वोट है, जबकि 20% मुस्लिम वोट है। और नेचुरली ये दोनों वोट जो है वोट बैंक काफी तक हमें कन्हैया की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एग्री हूँ कि बहुत सख्त फाइट होगी। तिवारी आज तक कोई चुनाव हारे नहीं है, और राम मंदिर के इशू को वो इस हल्के में बहुत उम्दगी से कैश करने की भरपूर कोशिश भी कर। अच्छा हुसैन भाई, यानी ये सीट भी आप कह रही हैं कि फाइटिंग है, यानी मेरा भी यही है, आपका भी ये है कि यहाँ पर कड़ा मुकाबला है, कन्हैया लाल को टफ फाइट मिल रही। ईस्ट दिल्ली, जी 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 जी, ईस्ट दिल्ली पे आ जाए, आ जाए। हम लोग करते हैं ईस्ट दिल्ली में। कुलदीप कुमार हैं आप पार्टी के उम्मीदवार, आप पार्टी के हैं और कांग्रेस की हमायत है, और बीजेपी की तरफ से है हर्ष मल्होत्रा। तो ये ईस्ट दिल्ली की सीट है। अब इसमें मैं व्यूअर्स को बताता चलूं कि ये सीट हुसैन भाई के लिए शायद बड़ी रोमांटिक हो, क्योंकि 2019 में यहाँ से हुसैन भाई बहुत कीनली फॉलो करते हैं, स्पोर्ट्स के बहुत बड़े माहिर हैं। कभी आपने इनको स्पोर्ट्स में भी शायद देखा सुना हो, नहीं देखा सुना तो देखें, ये बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स जानते हैं, मैं इतनी नहीं जानता। हुसैन भाई, ईस्ट दिल्ली की सीट तो यार वो आपके, वो क्या गौतम गंभीर साहब ने जीती हुई है 2019 में यार। क्या थे ये, थोड़ा सा आप 15 सेकंड बता भी दें, क्या थे, बल्लेबाज थे, बॉलर थे, क्या थे? सर गौतम गंभीर तो जो थे, अगर 2011 का वर्ल्ड कप देखें, फाइनल जो इंडिया जीतता था इंडिया में, टॉप स्कोर 97 रन। 2007 का T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता पाकिस्तान के खिलाफ, टॉप स्कोर 65 रन। और अच्छा, जारहाना मिजाज के हामिल है, शाहिद अफरीदी से अक्सर इनकी जुबानी जंग होती है, वो बड़ी मशहूर है। लेकिन एग्रेसिव इनकी फितरत है, ये सियासत में आए हैं। तो आपके सामने जो आपने बताया कि ये 2019 के चुनाव जीत गए थे, इस बार ये थोड़ा सा सियासत से हट गए, और अब इनका नाम आ रहा है दोबारा इंडियन क्रिकेट टीम की कोचिंग के लिए। तो ये दोबारा खेल के विषय में वापस जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे जो आपने कहा ना कि हर्ष मेहता आए हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं सर, कि जो कुलदीप कुमार है उनके हक में जो चीज जारी है, ये आप पार्टी ने बड़ी अक्लमंदी का काम किया है। एक दलित उम्मीदवार को यहाँ पर उतार दिया जिनकी फॉलोइंग भी है, और 16% मुस्लिम वोट भी मशरकी दिल्ली का उनको काफी तक मिलने की उम्मीद है। तो मैं समझता हूँ कि गौतम गंभीर होते तो ज्यादा बीजेपी की हालत अच्छी होती। अब मैं समझता हूँ कि ईस्ट दिल्ली वो सीट है जो मैंने कहा ना कि 3 सीटें जहाँ पे इंडिया अलायंस कुछ कर सकता है। मैं समझता हूँ कि ये भी सीट है जहाँ पे वो अगर थोड़ी सी मेहनत करें, सिर्फ अपना फोकस ठीक कर ले, तो ईस्ट दिल्ली जो है ये इंडिया अलायंस की झोली में जा सकती यानी ये अभी तक हम तीसरी सीट पर आए हैं, और आप कह रहे हैं कि ये सीट थोड़ा सा इंडिया लाइंस की तरफ रुझान रखती है, चूंकि यहाँ पर इतने बड़े वो क्रिकेटर को अब टिकट नहीं मिला और था। अच्छा, बात करते हैं जहाँ की सारी लड़ाई है, जंग है, यानी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की अब हम बात करते हैं। बंसोरी स्वराज बीजेपी की तरफ से, और है। सोमनाथ सोमनाथ। सोमनाथ भारती आप पार्टी की तरफ से। यहीं पर मैं पहले ही एक एज बता दूं बीजेपी को, कि बंसोरी स्वराज जो है वो बेटी है सुषमा स्वराज की, और सुषमा स्वराज को तो जहां जहां उर्दू हिंदी बोलने वाले लोग जानते हैं, वो आज भी याद करते हैं कि बीजेपी की ऐसी लीडर कि जिनके हर तबके में दोस्ती थी, हर तरफ से दोस्ती। पाकिस्तान में उनको बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है, बड़ा एक अच्छा करेक्टर, अच्छी बातचीत, अच्छे स्टाइल से बोलना, बड़ी सिविलाइजेशनल थी। तो उनकी बेटी बंसोरी स्वराज को एक एज मेरे ख्याल से हो रहा है। लेकिन साथ ही बताते चले हुसैन भाई कि सोमनाथ भारती जो आप पार्टी के हैं, बड़े पर्सनल टैक्स कर रहे हैं बंसोरी स्वराज को। तो ये न्यू दिल्ली के बारे में क्या कहेंगे? सर ये सीट नई दिल्ली की जो सीट है ना, ये मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, ये बांसुरी स्वराज की तरफ जाएगी। और उनकी एक तो उनका जारी बात है कि उनकी जो स्वर्गवासी वालदा हैं सुषमा स्वराज जी, उनकी बहुत नेकनामी भी है, उनको लोग अच्छे अंदाज से आज भी याद करते हैं। तो ये फैक्टर उनके हक में जाएगा। प्लस ये कि सोमनाथ की अपनी भी ना रेपुटेशन अच्छी नहीं है, उनपे भी कोई ना नाजायज समझों के हवाले से उन पर इल्जाम लगे हैं। तो वैसे ही उनकी जो शख्सियत है वो काफी दागी हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि इस हल्के में ना बीजेपी का पलड़ा भारी है। हालांकि यहाँ पे 18% वोट दलित का भी है।
तो ये इसमें अहम चीज। लेकिन यहाँ पर हमें एज लग रहा है बीजेपी का, ये बंसली ठीक है, स्वराज का एज लग रहा है हमें, ये तो हम एक नॉर्थ। सिर्फ एक चीज बस मैं इसमें ऐड करता रहूं, जो लोग दिल्ली वाले हैं वो भी जानते हैं, लेकिन अपने व्यूअर्स के लिए, कि दिल्ली शहर के अंदर मोस्टली मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो इलाका है ना, यहाँ पे ज्यादातर दिल्ली वाले रिहाइश रखते हैं, मिडिल क्लास हो गए या और हो गए। लेकिन काम के लिए जो वो जाते हैं, जो सही जहाँ पे दिल्ली का असल रोजगार मिलता है, उसमें चांदनी चौक, उसमें जनूबी दिल्ली, और उसमें ये नई दिल्ली का इलाका भी आता है, जहाँ लोग अपने कारोबार के लिए जाते हैं, जहाँ लोग अपनी जॉब्स के लिए जाते हैं। बिल्कुल सही हो गया। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट, यहाँ पर योगेंद्र चंडोलिया है बीजेपी के, और उदित राज हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। यानी ऐसी सीट है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जो आप पार्टी ने ताउन से आईएनसी को दी है, उदित राज को दी है। हुसैन भाई, मेरी जानकारी के मुताबिक इस सीट पर भी बीजेपी की कड़ी जो है वो टक्कर रहेगी, ये सीट भी। अब आप इस पर क्या कहेंगे? मैं आपसे मुतफिक हूँ, हालांकि वही बात आती है कि दिल्ली की कमोबेश हर सीट पे ना आपको दलित का वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक दिखाई देता है, और यहाँ पर भी है जिसका उदित राज को फायदा शायद हो जाए, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल है सर। ये एक मुकम्मल तौर पे मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लिए एक वॉकिंग हल्का है सर, जीत जाएंगे वो यहाँ से। बीजेपी जी। अब आते हैं साउथ दिल्ली की तरफ। तो साउथ दिल्ली का जब हम जिक्र कर रहे हैं, तो साउथ दिल्ली वो इलाका है जहां पर मिडिल क्लास अच्छी भली तादाद में रहती है, अपर मिडिल क्लास अच्छी भली तादाद में रहती है। और इस मर्तबा यहाँ से जो आप पार्टी के उम्मीदवार हैं सही राम पहलवान, इनको इनका नाम है, और बीजेपी की तरफ से रणवीर सिंह भिथोर जो है वो है, ये दोनों गुज्जर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, दोनों गुज्जर हैं। साउथ दिल्ली की सीट है हुसैन भाई, हम जानते हैं कि मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में वैसे ही मोदी और बीजेपी की फॉलोइंग ज्यादा है। तो और मैंने जो एक एतराज सुना है इस हल्के के अवाम से कि यार ये पहलवान साहब को उतारने की क्या जरूरत थी इस सीट से, इंडिया अलायंस की तरफ से ये पहलवान जो नाम के साथ शेरवान पहलवान लगाया है, मैंने एतराज सुना है, वहां के हल्के के लोग इस तरह एतराज कर रहे हैं। और साउथ दिल्ली पहले ही एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास प्रो बीजेपी का जो है वो हल्का है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया पार्टी इंडिया अलायंस ने उम्मीदवार ही सही नहीं उतारा। ये आपकी बात सही है, लेकिन आपने सही कहा कि दोनों उम्मीदवारों का ताल्लुक जो है वो गोजर कम्युनिटी से है, तो इस कम्युनिटी की लड़ाई है कि वोट तो दोनों का कटेगा, लेकिन फायदा कौन लेगा। और आपने सही कहा कि ये जो है ना, राम पहलवान जो है, इन पे तनकीद हो रही, क्योंकि पिछले इलेक्शन में आपको याद होगा कि यहाँ से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था, जिसके उनका असल नाम तो मुझे याद नहीं, उनके नाम के साथ साथ नेम था बॉक्सर। वो भी बहुत ही बुरे अंदाज से यहाँ पे फेल हो गए थे। अब कह रहे हैं कि भाई जब बॉक्सर नाकाम हो गया तो आपने पहलवान से उम्मीदें लगा ली है, जो कि नहीं चलने वाली। मतलब पहलवान, किसी पहलवान साहब को उतारना भी था तो पुरानी दिल्ली के किसी इलाके में उतार कर देखते, ये साउथ दिल्ली में उतार। जहाँ पे तो अगर काम है ना कसरत का, दंड बैठकों का, फिर तो ठीक है। जहाँ आपने चांकियाई दिमाग से इलेक्शन लड़ना है, तो वहां पहलवान का या बॉक्सर का क्या काम। बिल्कुल सही हो गया। तो ये भी आप बीजेपी के खाते में, यानी हम लग रहा है कि बीजेपी हाँ ऊपर साउथ। आखिरी सीट दिल्ली की, वेस्ट दिल्ली की सीट, कमालजीत सहरवात बीजेपी की तरफ से, और ये सीट पर आप पार्टी मुकाबला कर रही है। महाबाल मिश्रा साहब हैं आप पार्टी के हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कांग्रेस की भी इनको सपोर्ट है। हुसैन भाई, इस वेस्टर्न पश्चिमी दिल्ली की सीट के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर काफी कंफ्लिक्टिंग आरा मौजूद है, जो ये सीट है अच्छा, ना वेस्ट। मैं आपको बताऊं कि कहा जा रहा था कि पिछली बार भी ऑब्वियसली ये सीट बीजेपी के हाथ ही आई थी, लेकिन बीजेपी के जीतने वाले उम्मीदवार जो थे ना, वो थे परवेश वर्मा। उनको वही जो आपने कहा कि उनको इस दफा रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन वो जीते हुए थे, और उनकी जगह टिकट जो आपने कहा कि कमल सिरावत को दिया गया, जो जाट है। इस हल्के का जो जाट वोटर है ना, उसको देखते हुए बीजेपी ने ये बदलाव किया है। लेकिन जो आपने महाबिल मिश्रा की बात की, वो जाने माने यहाँ के पुराने हैं, और बहुत पहले वो यहाँ पे 3 दफा इलेक्शन जीत भी चुके हैं, तो उन वो इस हल्के को अच्छी तरह जानते हैं। तो एंड टाइम पे जो उम्मीदवार चेंज किया गया, एक विनिंग कैंडिडेट, ये शायद चीज जो है ना, ये मतलब इस हल्के को थोड़ा सा सनसनीखेज
कर गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, कि जहां हमने बात की ना, हर हल्के में मुस्लिम वोट बैंक भी है, दलित का भी है, यहाँ पर एक सर एक खास वोट बैंक है, उसको कहते हैं पूर्वा। वो जो वोट बैंक है ना, उस पे बहुत गहरी पकड़ है मिश्रा जी की, इसलिए ये हल्का बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। मैं ये नहीं कहता कि ये इंडिया अलायंस के लिए कोई आसान हल्का है, बहुत सख्त मुकाबला होगा। मिश्रा जी हार भी सकते हैं, क्योंकि आखिरी 2 इलेक्शन में उनसे कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये जो पूर्वा कम्युनिटी है, इसको देखते हुए ना, ये इलेक्शन बन गया यहाँ पे, तो सख्त मुकाबला होगा, और ये हल्का कहीं भी जा सकता है। स्विंग कहीं हल्का है। सही। तो ये हुसैन भाई, हमने व्यूअर्स के सामने डेटा फिगर्स के साथ जो है वो 7 सीटें दिल्ली की रखी हैं। तो इसमें आप के मुताबिक 3 सीटों पर जो है वो इंडिया अलायंस यानी फाइट हो सकती है और 4 सीटें शायद बीजेपी जीत जाए, ऐसा ही लग रहा है। यानी अरविंद केजरीवाल का जो ये नारा था कि 25 मई भाजपा गई, ये दिल्ली की हद तक कामयाब होता शायद दिखाई ना दे, दिल्ली की हद तक। एक फैक्टर सर, एक फैक्टर है, अरविंद केजरीवाल ने जो नारा लगाया ना, वो बड़ा सोच समझ के लगाया, और ये फैक्टर है जो कि ना बीजेपी को, देखिए मैंने मोहतात अंदाज में 3 सीटें दी हैं इंडिया अलायंस को। अगर हम भी सत्य हिंदी की तरह, और जो बाकी हमारे दोस्त हैं जो शायद इससे भी आगे हैं, वो तो कहते हैं कि शायद मतलब यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाए, हमने फिर भी जरा रखा है मोहतात। दिल्ली का जो आशुतोष साहब ने अभी लेटेस्ट की है ना चंद घंटे पहले दिल्ली के हवाले से, उसमें जो साहब उन्होंने बैठाए हुए थे वो 7-0 कह रहे हैं कि बीजेपी 7 पे ही आगे। आपने भी सुना है? साथ, साथ में आगे है। जी जी, बीजेपी तो बीजेपी। मैं इस बात से मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि अरविंद ने जो स्लोगन लगाया ना सर, हम ये फैक्टर भूल रहे हैं, मतलब ये सब लोग ये फैक्टर भूल रहे हैं कि इस दिल्ली में तब्दीली आई है। अरविंद केजरीवाल को सिम्पथी का वोट मिला है, वो जमानत पे अपनी कैंपेन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है सर, और इसका लाभ उठाएंगे अरविंद केजरीवाल। एक तो सर उनकी जो उनको सिम्पथी फैक्टर मिला है, उसका दूसरा, मजमूई तौर पे दिल्ली के इन सब हलकों में ओबीसी का वोट 35% है सर, दलित का वोट 17% है, मुस्लिम का वोट 12% है। तो ये जो वोट बैंक है ना, हमें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये बीजेपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करने वाले। और प्लस केजरीवाल सिंपैथी फैक्टर, ये 2 चीजें जो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को मदद दे सकती हैं। जी, मदद दे सकती हैं। सूरत हाल पे हमारी नजर बनी हुई है। दिल्ली की 7 सीटें जिन पर हमने कहा कि चूंकि अब जो फेज आने जा रहा है उसमें यहाँ मुकाबला होना है, यहाँ युद्ध होना है 7 सीटों पर। तो 7 सीटों पर हमारी क्या राय है, हमने आपके साथ वो साझी की। उम्मीद करते एक हैं। मिनट जी 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 जी, जी। लाइन जेन में आके मैंने कहा उस पे आप इख्तिताम कर दें कि सर ये मेरे हिसाब से दिल्ली में पानीपत की चौथी जंग होने जा रही बिल्कुल सही है। पानीपत की चौथी जंग हुसैन भाई करार दे रहे हैं, और वाकई इस मरतबा बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट जो हैं उनको भी समझ नहीं आ रही कि ये आप और कांग्रेस के इत्तेहाद के बाद दिल्ली की इन 7 सीटों का क्या नतीजा होगा। जो नतीजा भी होगा 4 जून को हमारे सामने होगा, और मेरी और हुसैन भाई की नजर बनी रहेगी चाहे टाइम पॉलिटिक्स पर। उम्मीद करते हैं आपको दिल्ली की सीटों पर किया गया व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए चाहे टाइम पॉलिटिक्स को, और कल तक के लिए इजाजत दीजिए। मुझे और हुसैन भाई को बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।